अब आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, मैं भी उसके अराउंड थोड़ा थोड़ा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंसेस है, आपको क्या लगता है कि जून 2025 इतना शॉर्ट पीरियड 30 to 35 डेज बचे हैं, इसमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट को कि नेट तो नेट JRF भी फोड़ दे? राइट अभय, आई थिंक इट्स अ वेरी एक परफेक्ट ऐसी स्ट्रेटजी बता दो कि ले भाई ये घोटा है, पी जा इसको. Well, I think it's a very subjective answer. It depends a lot. It depends a lot on कि आपका educational background क्या है, आपने इस subject को कितने अच्छे से पढ़ा है, आपके पास दिन में कितने study hours हैं देने के लिए, आपका concentration level क्या है, आपका memory. तो it depends on a lot of separate factors. पर हम एक generalized तरह से समझें. Generalized तरीके से देखें तो देखिए आज की तारीख में कट ऑफ्स बहुत हाई जाने लगी हैं. पेपर अगर मैं बात करूं पेपर 1, इट्स बिकम वेरी डायनामिक, बट थैंकफुली इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट नहीं है. तो अगर आप बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर्स पर रिलाई कर रहे हैं, मतलब मैं अगर आज एक स्टूडेंट होती है और मुझे JRF क्रैक करना है कम टाइम में, तो मैं कॉन्सेप्ट टू MCQ नहीं जाती, मैं MCQ टू कॉन्सेप्ट जाती इन पेपर 1. स्ट्रैटेजीज में मेरी ये रहती है कि जो पिछले 3 साल में जितने भी साइकिल्स नेट के बने हैं, मैं उन सबके पेपर 1 निकालूंगी, जो मुझे एक्सेसिबल है. मैं हर टॉपिक का टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लूंगी. जैसे DI है तो DI में किस रेंज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, हर रेंज के क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कर लूँ. एंड पेपर 1 में अगर आप मॉक टेस्ट लगाएं, उसमें आपका जो भी स्कोर आ रहा है आप मान के चलो इट इज वेरी मच रिफ्लेक्टिव ऑफ आपका रियल स्कोर क्या रहेगा. सो दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट. सो आप बस देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस के अराउंड प्रैक्टिस कर लो एंड यू कैन सिक्योर ग्रेट मार्क्स देयर. पेपर 1 में किसी भी स्टूडेंट को 70% से नीचे स्कोर करना ही नहीं है. मतलब आउट ऑफ 100 70 मार्क्स इज मिनिमम दैट दे शुड स्कोर, तभी आप नेट या JRF की रेंज में आएंगे. एज फार एज पेपर 2 इज कंसर्न, एंड बिकॉज हम दोनों का सब्जेक्ट लिटरेचर है एंड वी बोथ नो हाउ वास्ट इट इज एंड देयर इज लिटरली नो सिलेबस. एंड बहुत बुरा भी लगता है सोच के, आई मीन अगर कोई UGC नेट की तरफ से ये वीडियो इस वक्त हमारी देख रहा है, बिकॉज बाकी पेपर 2 के सब्जेक्ट्स में दे हैव अ प्रॉपर डिफाइंड सिलेबस. क्वेश्चंस की रेंज वाइड है, बट फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस, सो दे हैव एक कोई थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है, उस थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव के अंदर कौन कौन से थियोरिस्ट को पढ़ना है, एटलीस्ट उनके नेम्स भी प्रिस्क्राइब्ड हैं. लेकिन हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं है. व्हेन दे से यूनिट 9 लिटरेरी थियरी मींस एवरीथिंग एंड एनीथिंग. तो मैंने तो यार सिलेबस देखा, मैं तो बड़ा खुश हो गया कि ये 4 शब्दों का सिलेबस है, ड्रामा, पोइट्री, नॉवल, फिक्शन, ये सब पढ़ के चले जा, हो जाएगा. लेकिन एक्चुअल में क्या है यार, वो मौत है भाई. अथाह सागर में छोड़ दिया, चप्पू भी हाथ में नहीं है. मैं टाइटैनिक की ऐसी जहाज उस पे बैठा हूं ना बर्फ पे, कि मेरी रोज भी मेरे साथ नहीं है. बताइए, अकेला जैक मर रहा है पानी के अंदर बैठा बैठा. अबे आई थिंक ये आपने सभी इंग्लिश स्टूडेंट्स के वोज को वॉइस दी है यहाँ पर. ये बात कहकर एब्सोल्युटली करेक्ट. आई मीन द सिलेबस इज सो डिसेप्टिव. यूनिट 1 ड्रामा, यूनिट 2 पोइट्री, एंड आपको लगेगा क्या है भाई, क्या है. बट द फैक्ट इज कि व्हेन दे से पोइट्री, सो अगर एक जापानीज ऑथर हु हैज बीन रिसेंटली अवार्डेड यू नो समथिंग, इफ ही गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट बन जाता है. 12th सेंचुरी का एक ब्रिटिश पोइट भी आपके सिलेबस का पार्ट है. 15th सेंचुरी का एक स्पेनिश ऑथर भी जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, वो आपके सिलेबस का पार्ट है. एंड हम ऑफ कोर्स आजकल इंडियन राइटर्स पे भी ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. सो द फैक्ट बीइंग कि सिलेबस बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज वेरी ऑब्सक्योर, इट्स वेरी एम्बिगुअस. ऐसे में आई थिंक आपके या मेरे जैसे चैनल्स की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स को, बिकॉज हम हमारी एक्सपर्टीज और हमारी नॉलेज से ये बता सकते हैं कि आपको कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रेंज कहाँ बनानी है. एंड हम क्या कर रहे हैं, मतलब मैं स्टूडेंट्स को ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ वो प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू हम गो थ्रू करते हैं. कोई भी एवरेज स्टूडेंट अगर अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो मैक्सिमम किसी 1 या 2 बार के PYQs को उठाता है, क्वेश्चंस को देखता है एंड उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर देता है, या जो भी उसके हाथ में बुक है, गाइड है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ता है. अंधा होके भागता है. हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम बहुत सारे PYQs को, और सिर्फ नेट के नहीं, नेट के अराउंड सारे एग्जाम्स, सो नेट से सेट भी रिलेटेड है, नेट से गेट भी रिलेटेड है, किसी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसका पेपर भी रिलेटेड है. मैं TGT PGT एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाती हूँ, तो TGT PGT भी काफ़ी को रिलेटेड है. मतलब पिछले 1 साल में TGT PGT पेपर्स में 1-2 टाइप के क्वेश्चंस का ट्रेंड इतना हैवी बना कि मैंने वो नेट के स्टूडेंट्स को बोला कि तुम ये करके जाना, तो वो 2024 में नेट और सेट के पेपर में वो क्वेश्चंस एज इट इज आ गए थे. सो ये हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ पेपर्स को अपने सामने रख रहे हैं. बिल्कुल. और हम कह रहे हैं कि भाई अब देखते हैं पैटर्न क्या है. तो हम एक पैटर्न निकालते हैं उसमें से. बेस्ड ऑन दैट पैटर्न हम ये समझ सकते हैं कि क्या आ रहा है और पॉसिबली क्या आ सकता है. अब ये पॉसिबिलिटी रातों रात बदल भी सकती है. हो सकता है आपने एक अप्रोच से चला एंड देन रातों रात वो स्ट्रैटेजी चेंज हो गई. सो एट एनी पॉइंट इन टाइम एक सर्टेन सेट ऑफ स्टूडेंट्स एडवांटेज में रहेंगे, एक डिसएडवांटेज में रहेंगे, दैट इज ट्रू. बट द स्ट्रैटेजी शुड ऑलवेज बी कि आप कैनोनिकल ऑथर्स को बहुत अच्छे से करके जा रहे हो. जो एरियाज PYQs में रिपीटेड हैं आप उनको बहुत अच्छे से करके जाओ. नेट अपने मोस्ट आस्क्ड
टॉपिक्स को रिपीट करता है, Yeah. ये नेट के डीएनए में है। बिल्कुल। एंड एटलीस्ट 3 इयर्स वो एक पैटर्न को लेकर चलता है। तो 2022 में हमें एक पैटर्न में चेंज देखने को मिला था क्वेश्चंस के टाइप्स Yeah, में। तो अभी चल रहा है 2025, तो कमिंग जून अटेम्प्ट एंड दिसंबर अटेम्प्ट, वो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जो Yeah. करंटली चल रहा है। सो स्टूडेंट्स कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ओके, सो दिस वाज द ईयर। ये प्रॉपर टिप है कि आपको अगर 30 दिनों के अंदर क्रैक करना है तो Right. आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। Yes.